हेलो विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये 10th क्लास का चैप्टर सेकंड है, एसिड एंड बेस का साइंस। इसके अंदर हम लोग आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम आपको यहाँ पर चैप्टर के बारे में जो भी इसमें रेलिवेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर के, उसके बारे में आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से सुनिएगा कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, चैप्टर आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जब भी बैठे तो इसमें जो भी क्लास को लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आप लिख लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। ये क्या है, ये सिर्फ इंग्लिश में है। हिंदी के हम एसिड और बेस का चैप्टर, अम्ल और क्षारक का जो चैप्टर के दो क्लासेस ले चुके हैं, वो भी आपको दिख जाएंगी। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स जो है वो मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि ये टॉपिक्स इन द चैप्टर है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ हम टाइप ऑफ इंडिकेटर्स किस प्रकार के होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिफ्थ में हम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल के साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल के साथ पढ़ेंगे। फिर कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर, मतलब कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ कैसे रिएक्शंस होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे एसिड एंड बेस के बीच में। फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में कैसे काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस क्या होती हैं, किस तरीके से इनकी स्ट्रेंथ होती है, कितने इनके अंदर घुलने की क्षमता होती है, कितनी नहीं होती, क्या ये चीजें घुल भी पाती हैं या नहीं घुल पाती, क्योंकि घुलती हैं तो उसके अंदर किस तरह का सोल्यूशन बनाती है, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो दिखाई नहीं दे रहा है, डोंट वरी, चिंता मत करें आप। ज्यादा कुछ जो भी होगा मैं पढ़ के बता दूंगी। अगर ये थोड़ा बहुत हाँ चलो, कैमरा ऑफ कर दिया। इंट्रोडक्शन क्या है? द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन देम। अगर यहाँ पर बात करें सोर और बिटर टेस्ट की, तो ये क्या होता है, एसिड और बेस को प्रेजेंट करता है। अगर खट्टा है तो एसिड है, कड़वा है तो बेस है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड की अगर बात करें तो टेस्ट में खट्टा होता है, और ब्लू लिटमस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, रेड में कन्वर्ट होगा। लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सोल्यूशन कैसा है, पर्पल डाई है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन। एंड व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। जो लिटमस सोल्यूशंस होते हैं ना तो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं और ना ही बेसिक सोल्यूशंस होते हैं। इनका कलर कैसा होता है, इनका कलर होता है पर्पल। उसके बाद अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, colored petals of some flowers such as hydria, petunia, geranium, which indicate that presence of acid or base solution के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस टॉपिक में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करूंगी। तो किसकी बात करते हैं? अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स की अगर आप लोगों से बात करूं तो कैसे बात करते हैं? सबसे पहले सोर। अगर मैं एसिड की बात करने जा रही हूँ, एसिड मतलब क्या? एसिड मीन्स खट्टा। एसिड का मतलब क्या? खट्टा। एसिड्स हैव, एसिड्स क्या करते हैं मैं बताती हूँ। एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। सिर्फ है इस बारे में। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। इसमें अगर आपको आ जाए कि राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ एसिड, तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या चीज बताओगे? ये चीज बताओगे कि एसिड कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या बताओगे? दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। ब्लू लिटमस सोल्यूशन किसमें बताते हैं? रेड में बताते हैं। दे गिव एच, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और आयंस बनाते हैं। इसके अंदर अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक है, H2SO4 है, HNO3 है। मैम इनके नाम कहाँ से मिलेंगे? इनके नाम में सारे के सारे आपको नेक्स्ट क्लास में एक चार्ट में प्रोवाइड कराऊंगी।
वीक एसिड CH3 COOH, ऑक्सलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड की बात करूं तो मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स होते हैं, लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। एसिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है। डिल्यूट एसिड के अंदर मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है एंड लेस अमाउंट एसिड्स होते हैं। हम डिल्यूट एसिड की बात करें, डिल्यूट एसिड मींस जिसके अंदर कोई चीज हम घोलते हैं, मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, these are the substances which are bitter in taste and soapy in। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात करूं तो ये कैसा है, कड़वा है, लेकिन इसको टच करेंगे तो कैसा फील आएगा, सोपी। जैसे एग्जांपल, अपने हाथ में आप हल्दी लीजिए, सबके घर में टर्मरिक अवेलेबल हो, उसको आप उठा के देखो, उसको आप उठा के देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, थोड़ा सोपी सोपी सा दिखाई देता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड दे गिव्स OH आयन एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर वाटर गैस, गैस एंड सॉलिड दोनों चीजें आपको नजर आती है, वाटर भी नजर आता है। स्ट्रॉन्ग की बात करें तो NaOH, KOH। वीक एसिड, वीक बेस की बात करें तो NH2OH। मैम ये इनके नाम कहाँ से पता चले, तो जैसे मैंने अभी बताया कि आप लोगों को मैं एक अलग से स्लाइड प्रोवाइड करूंगी जिसके अंदर मैं आपको इन हर किसी चीज का नाम दूंगी। मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी एड ऑन करके बता सकती हूँ, लेकिन मैं अलग से आपको नाम दूंगी। उसके बाद एल्काइल्स की बात करते हैं तो दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल। These are bases which are soluble in water. Example NaOH, KOH, CaOH2। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब मैं इंडिकेटर्स की बात करती हूँ, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं और इट्स प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं यहाँ पर आपसे, तो उसके अंदर क्या है, सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, जो सब्सटेंस अपना कलर चेंज करते हैं, और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, तो उनके अंदर से अलग अलग टाइप की क्या आती है, स्मेल आती है। टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जैसे कि लाइक का एसिड हो गया, बेस हो गया। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, ऑलिफैक्टरिक इंडिकेटर्स है। इसके बाद में बात करूं नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो फाउंड इन नेचर इन प्लांट के अंदर मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर पहले क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा कि मेहंदी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे पहले लोग मेहंदी लगाते, तो क्या घर में ही मेहंदी के पत्ते लाकर उसको पीस कर अपने सिर पे लगा लेते थे। ये भी क्या है, एक तरह से नेचुरली इंडिकेटर है। फ्लावर ऑफ हाइड्रिया प्लांट, टर्मरिक की बात करो, हल्दी। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दे आर केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, फेनोलिफिन। ये सब चीजें भी हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट आपको अवेलेबल नजर आ रहा है, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑलिफैक्टरिक इंडिकेटर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं, तो इंडिकेटर्स अंदर लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर में यहाँ पर रेड कैबेज और लीफ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्लावर ऑफ हाइड्रिया प्लांट और टर्मरिक, तीन चीजें आ गई। स्मॉल कलर इन एसिडिक कैसा होगा, रेड होगा, रेड होगा। लेकिन अगर फ्लावर हाइड्रिया प्लांट की बात करें तो ब्लू हो रहा है, बट मैम यहाँ ब्लू स्मेल और कलर और बेसिक सोल्यूशन की बात करें तो ये ब्लू हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा। यहाँ टर्मरिक तो नो चेंज रहेगा, यहाँ पर रेड में आ जाएगा। क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स किस किस तरह से चेंज होते हैं। अगर नेचुरल इंडिकेटर का रिएक्शन किसके साथ दिया जा रहा है, अगर नेचुरल इंडिकेटर का रिएक्शन दिया जा रहा है बेस के साथ, मतलब कि सॉरी एसिडिक के साथ, और दूसरा अगर नेचुरल इंडिकेटर का रिएक्शन दिया जा रहा है बेसिक के साथ, तो लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू, एसिड में रेड एंड बेसिक में ब्लू। रेड कैबेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिड में रेड ही रह रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, और अगर उस पर बात करें तो वो ग्रीन हो जाता है। फ्लावर्स की बात करें तो ये ब्लू हो रहा है और वो वाला पिंक में कन्वर्ट होगा। टर्मरिक की बात करें तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर रेड कलर में चेंज हो रहा है। यहाँ पर किसमें चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप देखें तो ये रेड कलर में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो ये क्या है, फिनोफोलिथिन्स है और मिथाइल ऑरेंज, ये दो इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। हमारे इंडिकेटर्स के नाम क्या है, और मिथाइल ऑरेंज। कलरलेस रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक में, ये पिंक और येलो में कन्वर्ट होगा। तो हमारा तीसरा इंडिकेटर आता है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, जैसे कि अनियन और जैसे कि वेनिला और क्लोव। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक स्मेल हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका ऑनियन किस तरह का है। ये रिटेन स्मेल हो सकती है, मतलब कि अच्छी। और ये रिटेनिंग स्मेल्स कैसी होती है, जो सूंघने लायक होती है। यहाँ पर कोई स्मेल नहीं होगी, लॉसेस ऑफ स्मेल, यहाँ पर भी कोई स्मेल आपको नहीं आएगी। ठीक है जी।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो चलिए 10th क्लास फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एसिड और बेसिस हैं, ये मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एसिड और बेसिस जो होते हैं वो मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल्स, तो यहाँ पर मैं बात करूं, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट करता है विद मेटल, इसको अंडरलाइन करते हैं, कलर इज चेंज। क्या कर रहा है, एसिड रिएक्ट करता है विद मेटल, बिल्कुल ही सीधा नहीं जा रहा, तो अभी मैडम क्या यहाँ पर साफ सा बना रही है ना, फॉर्म ऑफ मेटल, मेटल्स को हटाओ, चलो छोड़ो, नहीं करते अंडरलाइन, समझा देते हैं। एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है विद मेटल टू फॉर्म ऑफ मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल के साथ। और जब मेटल से रिएक्ट करने के बाद जब वो चीज सामने आ रही है तो वो कैसे आ रही है, फॉर्म ऑफ मेटल सॉल्ट के फॉर्म में आ रही है, सॉल्ट के फॉर्म में, है ना, विद रिलीज। और उसके बाद उसमें से रिलीज क्या कर रहा है, उसमें से रिलीज कर रहा है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड एसिड प्लस मेटल प्रिपेयर द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट की मैं बात करूं कि एग्जाम्पल, जिंक गार्नेल्स, जिंक गार्नेल्स होते हैं, जिंक के गार्नेल्स छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, विद द डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम उसको टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तो वो किस तरह का रिएक्शन करेंगे, वो करेंगे 2HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2। ये इसका केमिकल रिएक्शन है, याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, रिलैक्स, बाद में भी एक बार रिवीजन करेंगे ही करेंगे। बात होती है, अब वो एसिड का रिएक्शन हो गया, ये बेस का रिएक्शन आने की बात होती है, तो बेस कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बेसिस रिएक्ट विद मेटल, बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, यहाँ पर इवॉल्व है, ये चीज याद रखना, क्योंकि एसिड के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन का गैस का जो रिएक्शन होता है वो होता है, लेकिन बेसिक रिएक्ट विद इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ऑल्सो नोट दैट all metals do not react with bases। एक चीज और ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आता है कि क्या सारे के सारे मेटल्स, क्या सारे के सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ध्यान से, क्या सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो द मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल प्रेजेंट इन द बेस फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेसेस। बेस प्लस मेटल, ये भी सॉल्ट को बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर इवॉल्व, नॉट रिलीज, इट इज इवॉल्व। एंड एग्जांपल आप गार्निल्स का ही दे सकते हो, गार्निल्स रिएक्ट विद NaOH मतलब कि सॉल्ट, एंड सॉल्यूशन फॉर्म क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बन के बाहर निकल के आएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व है। वहां पर हाइड्रोजन गैस क्या थी, निकली हुई थी, रिलीज थी, यहाँ पर इवॉल्व है। एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग ऑफ कैंडल नियर गैस बबल्स। अगर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है तो वो क्या बताएगी, गैस बबल को बाहर निकालती हुई। मतलब अगर आपको पता चलता है कि किसी में गैस है, उस चीज को बर्न करते हुए चलते हुए उसके अंदर से आपको बबल्स फॉर्म में कोई चीज निकलती हुई दिखाई देगी, इट बस्ट विद पॉप अप साउंड, बोलते हैं पॉप अप साउंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात करें तो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दोबारा, क्या मैम हमें तो कुछ समझ नहीं आया, एसिड रिएक्ट कर रहा है विद मेटल कार्बोनेट्स, यहाँ पर मेटल सिंगल नहीं है, अकेला नहीं है, उसके पास क्या है, कार्बोनेट्स भी हैं, मतलब कार्बन के भी कुछ सब्सटेंसेस हैं उसके पास अवेलेबल यहाँ पे, जो कि हाइड्रोजन कार्बेट टू फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब चीजें हैं। मेटल कार्बोनेट्स ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्लस एसिड, तो क्या क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तीनों चीजें। एग्जाम्पल 2HCl प्लस पीछे वाले एग्जाम्पल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू द लाइम वाटर। अगर पानी मतलब लाइम वाटर एज नींबू पानी, ठीक है, नींबू पानी, तो उसमें से CO2 निकलती है, पास कर रही है उसको, कैसा कलर हो जाएगा लाइम वाटर का, मिल्की हो जाएगी, मतलब वो सफेद कलर का हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाता है उसको ऐसे। इसका एग्जाम्पल, इसका केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है।
नेक्स्ट की यहाँ पर बात करें तो बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। यहाँ तो बात ही खत्म हो गई, वहां तो उसने रिएक्शन बता दिया, यहाँ तो मना कर रहा है, कह रहा है कि रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, यहाँ तो सीधा मना कर रहा है, बोल रहा है रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, एंड बेसिस प्लस मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो लिख दिया उसने कि बेस जो होते हैं प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। सिंपल। अगर टीचर पूछे कि क्या मेटल कार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, आंसर इज यस, आंसर इज नो, बोथ यस और नो, या नन ऑफ द अबव, तो आंसर आएगा, आंसर इज नो। क्लियर। अब यहाँ पर बात करें रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। नेचुरलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस इज सॉल्ट, मतलब एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना, नेचुरलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को हम सिंपली क्या बोलते हैं? उस चीज को हम सिंपली बोलते हैं यहाँ पर ये नेचुरलाइजेशन रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं और H2 इन्वॉल्व होती है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सॉल्ट बनाएंगे H2 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, नेचुरल सॉल्ट बनाएंगे H2O होगा। यहाँ पर सब जगह पे मैम H2O लिखा हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हाँ ये चीजें होंगी? हाँ डेफिनेटली। तो ये चीजें मैंने आपको बताई है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वीक एसिड होगा, एसिड की मात्रा कम होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट होगा प्लस H2 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो नेचुरल सॉल्ट प्लस H2O होगा। वीक एसिड होगा प्लस वीक बेस होगा तो नेचुरल सॉल्ट प्लस H2O होगा। नेक्स्ट की चलते हैं। अब यहाँ पर अगर देखो, अब यहाँ पर क्या चीज निकल के आ रही है? यहाँ पर निकल के आ रही है कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल CaO एंड GO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड हर बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन हो रहा है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, मतलब मेटल ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर चुका है। एक चीज याद रखना कि मेटल ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर चुका है, के बाद फिर वो एसिड के साथ रिएक्ट, फिर वो क्या कर रहा है? एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये चीजें बना रहा है। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसका मतलब अभी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं हुआ है और फिर किस तरह रिएक्ट कर रहा है? वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो उसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये रिएक्शन ऑफ एसिड्स है। अगर मैं यहाँ पर एसिड प्लस मेटल की बात करूँ, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल किसके साथ ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है? कार्बन के साथ, है ना, तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। एसिड प्लस मेटल है, सॉल्ट प्लस H2। उसके बाद एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस H2O, और एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, रिएक्शन है, बस आपको एक तरह से समझाने के लिए था, क्योंकि इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं रिएक्शन इस चैप्टर में। आपके पास होना चाहिए टॉपिक स्लाइड, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमारे पास ये चीज है। चाहो तो इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं उसको एक कॉपी में लिख सकते हो, काम आएंगे रिवीजन पर्पस के लिए। रिएक्शन ऑफ बेस क्या है, और कोशिश ये करना कि चैप्टर को भी अपने एक बार ग्रो थ्रू आउट करना, क्योंकि वो भी जरूरी है। मैं यहाँ पर पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर भी पढ़ा सकती थी, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले इसको पढ़ाना चाहिए। अगर इसका मुझे सही लगता है कि बच्चों को हेल्प हो रही है और रिव्यूज आते हैं मेरे पास, तो मैं इसी तरह से कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि पूरे चैप्टर में तो बार बार टॉपिक पढ़ना, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा सा पता करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं अमेंड करूंगी कि हाँ मैम एक तरफ चैप्टर का टॉपिक होना चाहिए और एक तरफ हमारे नोट्स होने चाहिए, तो ऐसे भी अरेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब मैं रिएक्शन ऑफ बेस की बात करूँ तो बेस प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस H2O है। बेस प्लस मेटल कार्बोनेट, कोई रिएक्शन नहीं होता। बेस प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होता। देखो एमसीक्यू आ जाए आपके पास, मान लो या
एक 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, क्या बेस इफ एग्जाम्पल है कि बेस रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, तो आपको पता है कि इसका आंसर नो रिएक्शन आएगा। सिंपल आप नो रिएक्शन लिख के आओगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ये जो एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो नो रिएक्शन वाली चीजें होती है ना, नो रिएक्शन और यहाँ पर ये नो रिएक्शन, इस तरीके का चीजों पे ना एग्जामिनर का फोकस कुछ ज्यादा ही होता है, पता नहीं क्यों। ये चीजों को ना एग्जामिनर ज्यादा ही देखता है, उसको ऐसा लगता है कि ये चीजें बच्चे को जरूर बतानी चाहिए। चलिए उसके बाद अगला टॉपिक है सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड एंड ऑल बेसिस। तो all acids H ions common in all acids produce H ions. Acid produce H ion in solution which are responsible for their acidic properties. H ions जो होते हैं वो acidic property के लिए responsible होते हैं। यहाँ पर आपको ये हाइड्रोनियम आयंस के बारे में कुछ दिख रहा होगा, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस H2O है, CO प्लस आयन प्लस क्लोरीन को जो है वो सेपरेट कर रहा है, इसके अंदर से क्लोराइड को जो है वो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। एसिड प्रोड्यूस जो होते हैं, एसिड के जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा वाटर के अंदर प्रेजेंट ही होते हैं। क्या पानी के अंदर हाइड्रोजन होता है? होता है। देखिए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और बतानी रह गई है, इसमें बताना रह गया कि ऑल बेस हैव अ OH, हाइड्रोक्साइल आयंस जो होते हैं वो हर किसी में कॉमन होते हैं। मतलब मैंने अभी यही बात आपको बोली कि जो पानी के अंदर मतलब जो ऑक्सीजन, मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन तो होता ही होता है, साथ में हाइड्रोजन भी होते हैं। ये सब ऑल बेस प्रोड्यूस करते हैं OH आयंस को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आई होप ये दिख रहा होगा। बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, अगर बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो OH आयन जो होते हैं वो नेगेटिव में बनते हैं। एसिड के साथ पॉजिटिव में बन रहे थे, यहाँ पर नेगेटिव में बनते हैं। एंड बेस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्काइल। बेस सॉल्यूशंस जो होते हैं वो अल्काइली ग्रुप के होते हैं, जैसे NOH, यहाँ पर आपको सॉल्ट दिख रहा है, H2O रिलीज होगा, H2O इवॉल्व होगा तो Na और प्लस OH अलग हो जाएगा, बट नेगेटिव में होगा। While dilute acids, it is recommended that acid should be added to water and not water to acid, because the process of dissolving of acid or base in the water is highly exothermic. देखो, बेसिकली ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ये हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो पानी होता है बेसिकली क्या होता है, वो हाईली हाईली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब हर चीज को अपने अंदर से रिलीज करने की उसके अंदर क्या होती है, पावर होती है। इस तरह की चीजों की ये बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर कि पानी जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता। मतलब गैसों को अपने अंदर से क्या करता है, रिलीज करने की पावर को रखता है ज्यादा। नेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन, ध्यान से सुनते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें एग्जाम में भी लिखने में क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हर किसी के साथ इंडिकेट करते हैं, हर किसी के साथ मैच हो जाते हैं, हर किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, वही बात आ गई ना, इनके अंदर कई तरह के इंडिकेटर्स मिलकर तैयार होते हैं, या ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होता है उसमें कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। शो डिफरेंट कलर्स एट अ डिफरेंट कंसेंट्रेशन इन एच आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है पीएच स्केल, कि आपके बुक के अंदर आपको एक पीएच स्केल दिखाई देगा। स्केल ऑफ मेजरिंग ऑफ एच आयन को ही काम करता है। एक बार जितना जितना ये पॉजिटिव रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस एंड जर्मन छोड़ो ये। इफ वैल्यू ऑफ पीएच इज इक्वल टू 7, अगर आपकी वैल्यू किसी भी सोल्यूशन की वैल्यू पीएच लेवल के इक्वल 7 है तो ये नेचुरल सोल्यूशन हो जाता है। इफ पीएच इज लेस देन 7, अगर पीएच लेवल लेस देन 7 है तो एसिडिक सोल्यूशन हो जाता है। तो pH मोर देन 7 तो ये बेसिक सोल्यूशन हो जाता है, ठीक।